आदाब, मैं हूं असफरुल हक, न्यूज टेक 24 से। आज हमारे प्रोग्राम का दूसरा एपिसोड है जिसमें हमने राणा दिनेश प्रताप सिंह को बुलाया है। उनकी एक छवि है समाज सेवी के रूप में और उन्होंने अपने उत्कृष्ट सेवाओं से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राणा दिनेश प्रताप सिंह से। आइए हम राणा दिनेश प्रताप सिंह जी के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि इस सामाजिक कार्य करने का जज्बा आपके अंदर कब से, क्यों और समाज के किन समस्याओं को लेकर उठा? देखिए, हम एक राजनीतिक और सामाजिक परिवार से रहे। पिताजी हमारे एक आदर्श अध्यापक, चाचा जी विधायक रहे, दो बार निर्दलीय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन है। तो एक सामाजिकता हमको परिवार से मिली और बेसिकली हमको आम आदमी, विशेषकर गरीब आदमी की जो समस्या होती थी उसको उसके नजदीक जाकर के उसकी मदद करने में हमको सुकून मिलता। यहाँ से हमने शुरुआत की और हमने हेल्थ के क्षेत्र में काफी काम किया। तो इस समाज सेवा की प्रेरणा आपको किसी घटना से मिली या फिर पैतृक रूप से आपको मिली है? नहीं, बचपन से ही हम लोग बताए, हम जैसा कि सामाजिक परिवार के होने के नाते किसी घटना से नहीं, बल्कि स्वयं एक मन में भावना किसी का दुख देख के शुरू से आता रहा, इसकी मदद करनी से, हेल्प करनी से। तो राणा साहब, क्या आपके पास कोई एनजीओ भी है? नहीं, कोई एनजीओ नहीं है ऐसा। बस्ती हेल्थ क्लब एक ट्रस्ट है हमारा, जिसका अभी हाल में हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत बस्ती से और मैंने की 2006 में, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था, और 2007 में दूसरी एम्बुलेंस सेवा की मैंने शुरुआत की। तो बस्ती हेल्थ क्लब के माध्यम से काम तो तब से चल रहा है। और अभी चैरिटी शो, आपको पता है कि साल 2 साल में कोई पुअर पेशेंट होता है जिले का, जिसकी दवा नहीं हो पा रही है, गंभीर रोगी है, तो उसके लिए हम लोग चैरिटी शो भी करते हैं बस्ती हेल्थ क्लब के ही बैनर पर। तो राणा साहब, आप फिलहाल किस राजनीतिक पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं? मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो जैसे कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी फिलहाल एक मामला आया है जिसमें प्रियंका गांधी जी ने राज्य सरकार को 1000 बसों का एस्टीमेट दिया और राज्य सरकार ने उसको वापस कर दिया। क्या इसमें कोई राजनीतिक रंजिश है या कोई और उसका उद्देश्य है? वही बार नहीं किया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा भी लगा दिया और जिन लोगों ने अपनी बात रखी इसके विरोध में, उन पे मुकदमे भी लगा दिए पूरे प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को। तो ये बड़ी गंभीर बात है। अगर प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों की आपको सूची दिया कि मैं इसे मजदूरों को भेजना चाहती हूँ, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप अनुमति कर दो, इसमें बीजेपी झंडा लगा लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो मजदूरों, गरीबों की मदद करना, घर तक पहुंचाना। लेकिन सरकार धन्य है, ऐसी सरकार। उन्होंने कह दिया कि इसमें कुछ गाड़ियों के नंबर गलत है, छोटी गाड़ियों के हैं, 2 व्हीलर्स के हैं। अरे भाई, जितने सही नंबर आप लग रहे थे, मान लो 800 गाड़ी ठीक थी, आप ले लेते 800। आप कहते हैं कि 200 गाड़ियों के नंबर गलत है, उसको ठीक कर लो, दूसरी गाड़ी आ जाती। लेकिन कोई हेल्प कर रहा है, जब कोई मदद कर रहा है, इतनी बड़ी ये महामारी है, पूरी दुनिया इसमें परेशान, अमेरिका जैसा ताकतवर कह जाए वाला देश वो सिलेंडर की स्थिति में है, और आप रोज मांग रहे हो कि हमको लोगों से कि पीएम केयर फंड में पैसा दो, सीएम केयर फंड में पैसा दो, सीएम रिलीफ फंड में पैसा दो। तो कोई राजनीति, हम तो कहते हैं कि सपा और बसपा को भी देना चाहिए था। वो भी आगे आती है, कहती कि मैं भी 5 ही बस दे रहा हूँ, 10 बस दे रहा हूँ, मैं मजदूरों को खाना खिला रहा हूँ, कुछ करना चाहिए था। तो प्रियंका गांधी की इस मामले में तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ 1000 गाड़ियां दिया, हो सकता और गाड़ियां भेजती और व्यवस्था करती, आपने उल्टा मुकदमा लगवा दिया। आप उसका मजाक उड़ाते हो, ये गलत बात है।
तो जैसे कि कुछ बातें हम लोग को भी पता चलती रहती हैं, इसमें कुछ बातें उभर के ये आई हैं कि इस कारण से वहां के से प्रवासी मजदूरों को, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में फंसे हुए हैं, इसलिए सरकार उनको वापस यूपी या बिहार में नहीं ला रही है, क्योंकि वहां के उद्योगपतियों के कारखाने बंद हो जाएंगे अगर प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच गए। तो क्या ये भी कोई एक कारण हो सकता है इसका? मुझे लगता है कि पुख्ता कारण हो सकता है, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा पूंजीपतियों की हितैषी रही है और इनका जो संचालन है, अभी देखिए अडानी अंबानी, अभी आपको मालूम है 2 दिन पहले लखनऊ का एयरपोर्ट 10 साल के लिए बिक गया। मतलब इधर लॉकडाउन चल रहा है और व्यापारियों का अपना खुला खेल चल रहा है। तो हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा हो सकता है। सबकी प्रॉपर्टी घट रही है देश में और दुनिया में, और अडानी अंबानी का आप देख लीजिए उनका उठा करके उनका रिकॉर्ड, तो उनकी लगातार संपत्ति बढ़ रही है। कुछ तो कारण होगा ही ना, कुछ तो बात होगी। राणा साहब, मेरा अगला ये सवाल है कि आप देख रहे हैं समाज में एक सांप्रदायिक माहौल एक मुहिम के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें चाहे वो जमाती कह के कर दिया गया हो या कोई और धार्मिक किसी को आहत पहुंचाई जा रही हो। जैसे सोशल मीडिया पे आजकल धार्मिक आहत पहुंचाई जा रही है, लोगों के सेंटिमेंट्स को उभारा जा रहा है। तो इसके बारे में लोगों के ऊपर मुकदमे भी हो रहे हैं, पर उनका उत्साह और बढ़ रहा है। क्या ये सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है? क्या उनकी उत्साह बढ़ा रही है? क्योंकि अब उन लोग को प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है। जैसे आज एक मुकदमा हुआ, फिर अगले दिन उन्होंने फिर वही चीज किया, तो इसका मतलब सरकार का या शासन का लोगों को डर नहीं रह गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनसा खराब है, जानबूझ करके देश में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की एक साजिश हो रही है बहुत दिनों से। अब चूंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके पोषित ये लोग हैं जो नफरत फैलाने काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे आका बैठे, मतलब कुछ होना नहीं है। ठीक है, सबसे दुखद बात यह है कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति यदि इस तरह के माहौल को स्वीकार करता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो ये संविधान का उल्लंघन है, लोकतंत्र का घोर अपमान है। इसकी निंदा की जानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ लोग हमेशा राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति 24 घंटे करते हैं कि क्या बोलने से वोट मिल जाएगा। अभी आपने कहा पिछले चुनाव में क्या क्या लोगों ने बोल दिया। मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए मंच से खुलेआम कहता है गोली मारो सालों को। क्या हुआ उनका? अभी साध्वी ने क्या कह दिया था भोपाल में करकरे जी के लिए, जो खुद ही बड़े राष्ट्रभक्त थे। क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैंने दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे ये क्या बात होती है कि पर्सनल बात आप बोल रहे हो। प्रधानमंत्री जी को पार्टी से बर्खास्ती करानी चाहिए थी ऐसे नेता की, उन्हें कड़ी कार्रवाई हो सकता, ऐसा होना चाहिए था कि संसद सदस्यता उनकी चली जाती, क्योंकि कुछ भी कोई बोलते। अभी देखिए, गांधी जी के बारे में तमाम टिप्पणियां आ रही, नाथुराम गोडसे इस देश में महान बताया जा रहा है, गांधी को छोटा किया जा रहा है जानबूझ करके, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए ऐसे जितने भी लोग सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिया गया तो जो आज सांप्रदायिक माहौल है, ऐसा आप देखे होंगे। अभी कुछ दिन पहले जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, रुधौली में एक व्यक्ति के घर पर ये कह करके कि यहाँ तबलीगी जमात के लोग छुपे हुए हैं, जबकि उनके घर पे जब पुलिस ने छापा मारा तो 2 ही 4 लोग उनके परिवार के लोग मिले। और कई जगह ऐसे वारदात हुए। मुंबई के लोग जो कि आए थे ज्ञान देने, धार्मिक ज्ञानी, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मौलवी मौलाना, जो कि गांव-गांव जाके तबलीग करते हैं, उन लोग को जमाती से, दिल्ली के जमाती से कोरिलेट करके 50-50 दिन तक उनको उनका मोबाइल लेकर यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया गया।
तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये सरकार की मंशा है कि क्या एक व्यक्ति विशेष को ये लोग टारगेट कर रहे हैं? अब देखिए, देश में पहली बार ये हुआ कि इतनी बड़ी महामारी कोई आई और उसमें मरीजों का वर्गीकरण ऐसा किया गया धर्म और जाति के आधार पर। हर रिपोर्ट, अच्छा सबसे बड़ी बात, मिनिस्टर या स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अधिकारी वो रिपोर्टिंग करता था, प्रेस रिलीज करता था कि इतने पेशेंट कोरोना के आज बढ़े, इसमें इतने जमाती। अरे ये क्या बात होती भाई कि इतने जमाती है, इतने बाकी लोग हैं? तो ये शुरुआत ही उन्होंने गलत किया। अब नहीं नाम आ रहा है जमातियों का। इधर मुझे लगता कि एक महीने से कोई जमाती की चर्चा इन्होंने किया, तो इन्होंने ये पूरा जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत एक माहौल खराब करने की कोशिश की। हालांकि इस देश में, मैंने लखनऊ में देखा, मैंने बस्ती में देखा, हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों ने, जो भी मजदूर आए, जो गरीब लोग आए, उनकी भरपूर मदद की। यहाँ तक कि रोजे के टाइम में लोगों ने दिन में चिलचिलाती धूप में और रातों में जा करके, सबने देखा, सोशल मीडिया पर, अखबारों में छपा, मैंने अपनी आंख से देखा, मदद किया। तो इनका अब एक वो कुमार विश्वास की लाइन है, मैं उसको कह दूं कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, वो अपना काम करता है, तो जिसका जो काम वो करेगा। तो राणा साहब, जैसे कि आप इस कोरोना त्रासदी में बहुत एक अहम शख्स के रूप में सामने आए हैं, कई फील्ड में आपका योगदान रहा है, तो कुछ सवाल मेरे मेडिकल फील्ड से हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड में आपका एक बड़ा योगदान रहा है। आपने कई धरने किए कार्डियोलॉजिस्ट के संबंध में कि बस्ती में एक कार्डियोलॉजिस्ट का रहना बहुत जरूरी है। तो मैं फिलहाल वर्तमान परिस्थिति के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा कि क्या ये जो कोरोना किट्स हैं, क्या ये कारगर नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कई लोग आए, लगभग 50 दिन से यहाँ पर अस्पतालों में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो गया, चाहे कोई निजी उन लोग का व्यवस्था हो गया जहां पर लोगों को रखा गया है, तो वहां पर लगातार 50-50 दिन तक लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। 2-2, 3-3 बार उन लोग की जांच हो रहे हैं। एक अभी 3 महीने के बच्चा बस्ती में, जिसके माँ बाप को कोरोना निगेटिव था, बच्चे को पॉजिटिव आ गया। मृतक हसनैन के बाद जो पहला केस आया सिराज का, उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए। तो क्या कहीं ना कहीं ये मेडिकल फेलियर है? आपका क्या विचार है इसके बारे में? कई ऐसे केस हुए आप जितने बताए, उसके अलावा भी अभी एक पेशेंट उन्होंने घर भेज दिया था और माला पहना करके, बाद में सेकेंड रिपोर्ट आ गई उसकी पॉजिटिव है। उसके पहले एक और पेशेंट भेज चुके थे, घर जाके अपने घर में रह रहा था इनके क्वारंटाइन जो सेंटर से, और उसकी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव। तो और तमाम ऐसी खामियां हैं। अभी देखिए लाश बदल गई, एक आदमी को उन्होंने बोल दिया कि आपका बेटा मर गया और उसको भेज दिया, लाश दे दिया। जब वो दाह संस्कार करने गए और उन्होंने कपड़ा हटाया तो मालूम हुआ कि वो दूसरा आदमी है, वो तो नौजवान था और ये 60 साल का बूढ़ा आदमी। तो इतनी, जब लाश बदल दे रहे, वो भी मालूम हुआ कि जनपद संत कबीरगढ़ का व्यक्ति था। अब सोचिए, जिसके घर का व्यक्ति जिंदा है उसको बता दिया कि मर गया। अब क्या स्थिति होगी कि कोई अगर बूढ़ा आदमी, उसको हार्ट अटैक पड़ जाए, कोई तमाम मानसिक रूप से उसको दिक्कत आ सकती है। आप इतने गंभीर हालत में भी, इतने गंभीर प्रकरण में भी आप इतना हल्कापन कर रहे हैं, क्या सिस्टम आपका? फेलर तो है ही। तो राणा साहब, मेरा एक अगला सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर ट्रेनों से आ रहे हैं, तो बस्ती को एक सेंटर बना दिया गया है, जबकि कई बड़े बड़े सेंटर हैं, लखनऊ, मेरठ, ये सब हैं जंक्शन बड़े बड़े। बस्ती को किसी नेता ने, इतने सांसद, इतने विधायक होने के बावजूद, भाजपा के या कई भी पहले भी आए, किसी ने बस्ती को जंक्शन नहीं बनाया। पर आज इसको एक सेंटर बना दिया प्रवासी मजदूरों का। डेली आप देख रहे हैं हजारों लाखों प्रवासी मजदूर उतर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर डेली संक्रमण के चांसेस बढ़ रहे हैं बस्ती जिले में। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? क्यों बस्ती को ही एक सेंटर बनाया गया, जबकि किसी और को भी सेंटर बनाया जा सकता था? यहाँ से मेरठ जा रहे हैं लोग, कानपुर जा रहे हैं लोग, ऐसा क्या है? इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकती है सरकार की? क्योंकि आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं,
तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। कांग्रेस की सरकार में आपको याद होगा कि यहाँ पे एक पेट्रोलियम डिपो था और वो यहाँ से चला गया सरकार के जाने के बाद। तो यहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब स्टेट में भी सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार है, पूरी ताकत में है, बहुमत ही नहीं महाबहुमत है इनके पास, फिर भी दरअसल जो जनप्रतिनिधि है इनका उद्देश्य बदल गया है। किसी तरीके से कुर्सी और धनार्जन, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का यही एक उद्देश्य रह गया, सेवा का रहा नहीं। बस्ती सेंटर इन्होंने बना दिया, मुख्यमंत्री के बगल का जिला है, तो उनको लगता है कि वो थोड़ा सेफ रहेगा, वहां कम लोग जाएंगे। मैंने देखा बसों में 5-5 लोग जा रहे हैं, कानपुर में, मेरठ में, बनारस, यहां से। तो सरकार का नुकसान भी इससे हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन अब वो क्या तुगलकी व्यवस्था इनकी है, गॉड नोज। जबकि ये पहले यही काम कर देते, लॉकडाउन 10 दिन बाद चलाते, घोषित करते और कह देते कि जिनको भी जाना है, जरूरी काम हो चले जाए, हो सकता है लॉकडाउन करना पड़े, इसी स्थिति आ रही। तो लोग अपने खर्चे से कम पैसे में बिना इतना तकलीफ से अपने घरों में पहुंच सकते थे, वो चले जाते। आज सरकार उनको भेज रही है, आप देखिए 36 घंटे ट्रेन लेट हो जा रही है। गोरखपुर ट्रेन कहाँ पहुंच जा रही, केरला तमिलनाडु पहुंच जा रही, और उस पर भी सफाई है मंत्री दे रहे हैं कि वो तो रूट, अरे रूट चेंज का मतलब होता है क्या कि वो दूसरे प्रदेश भेज देंगे आप। तो ये इनकी इस मामले में, कोरोना की इस वैश्विक महामारी में इससे जो लड़ाई चल रही है, इसमें पूरी तरह सरकार फेल है, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। आपने देखा कि बच्चे खिलौने पर बैठ करके, माँ बाप खिलौने पर बैठा कर खिलौना गाड़ी पर उनको खींच रहे हैं, पैदल बॉम्बे से साइकिल से लोग 10-15 दिन पे बस्ती और गोरखपुर पहुंच रहे हैं। तो और बिना खाए पिए लगातार ट्रेनों में 40-40 घंटे बैठे रहे। और आप क्या कर रहे हो? इस देश की सरकारों ने मजदूरों को न तो रोटी खिला पाई, न विश्वास दिला पाई कि आप रुके रहिए और व्यवस्था में बदलाव होगा, आपकी सेवा होगी और आपको प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। वरना मजदूर क्यों बेचारे परेशान होते? वो कमाने गए थे, रुक जाते, 10 दिन और रुक जाते, 1 महीना और रुक जाते। लेकिन जब रोटी का संकट आ गया, तब वो परिवार सहित, आपने देखा ट्रकों पर बैठ करके, वो जो मिक्सर मशीन है, उसमें बैठ करके जो लोग चले आए, जो मिक्सिंग मशीन होती है ट्रकों वाली, जिसमें आदमी कैसे बैठ सकता है, गोल होती, उसमें 40 टैंकरों में ऊपर खोल दिया ढक्कन, टैंकरों में बैठ लोग आए। कितना तकलीफ से लोग आए, कितने दुर्घटना में रास्ते में मर गए, कितने भूख प्यास से मर गए, कितने संक्रमण बढ़ गए इससे। तो फेल है पूरी तरह सरकार। तो राणा साहब, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए समाज के राजनेता और देश को चला रहे हुक्मरानों को कोई संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि देश पहले है, राजनीति बाद में। और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ राजनीतिक दलों के लोगों से, विशेषकर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कि आज राजनीति का वक्त नहीं है, आज उन गरीबों की मदद का वक्त है, जरूरतमंदों की सेवा का समय है। तो मैं उससे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि राजनीति बंद करें और जितनी भी सेवा हो सके ईमानदारी से करें, और उसमें बिना किसी भेदभाव, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो राणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए हमारे, क्योंकि आपका इस कोरोना महामारी के इस समय में बहुत अहम भूमिका रही है। विभिन्न क्षेत्रों में आपने बहुत योगदान अपना दिया है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, लोगों की मदद से रिलेटेड हो, सामान पहुंचाने, खाद्य सामग्री, इन सब में आपका नाम उभर के आया है। तो मैं आपको अपने चैनल के तरफ से एक कोरोना योद्धा का ये सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ, इसको स्वीकार करें। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाया, आपने सम्मान दिया, आपने मेरी बात को रखा, सुना, और इसके लिए एक बार आपको बहुत बहुत थैंक्स। तो आप हमारे देशवासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे कोरोना त्रासदी के संबंध में?
अब इसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि ये जैसा कि सबको पता है कि बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका संक्रमण बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में लोग बचाव करें, जहां तक कोई बहुत जरूरी ना हो तो घरों से कम निकले, मास्क लगा कर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जितना भी संभव हो बचा कर ही अपने जो नियमित काम हो उस पर वो करें। तो आपने देखा कि हमारी मुलाकात आज हुई है राणा दिनेश प्रताप सिंह से। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर एक नए चेहरे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।